हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों, आपकी हमारी जो है 12th क्लास है, लेसन नंबर 5 हम लोग देख रहे हैं हिस्ट्री में। आई समझ में? तो इसको हम इतना देख चुके थे, पान की सभ्यता वगैरह को, और कैसे कैसे जो यात्री आए हैं उन्होंने भारत के इतिहास को लिखा है, और हमने उन इतिहासों को जानने का प्रयास किया है। किताबुल उल हिंद में किस प्रकार लिखा है, इब्न बतूता ने रिहाला लिखी है, और रिहाला को हमने देखा। एकाकी जो यात्री के वितरण हैं उनको हमने देखा। यहाँ के शिक्षक, यहाँ का मनोरंजन, इब्न बतूता और फ्रांसीसी बर्नियर, फ्रांसिस बर्नियर जो बाप के चिकित्सक थे, उन्होंने पूर्व और बाप के पश्चिमी सभ्यता को किसने देखा। और बहुत सारे ऐसे इतिहासकार जिन्होंने भारत को बड़े पास से देखा, और अपने अलबरूनी जैसे राइटरों ने भी अपने भारत के विषय में बहुत एक अलग शब्दावली के रूप में देखा और उन पर अपनी विचार दिए। इन सारे व्यवस्थाओं को हम लोग आपका देख चुके हैं, एक एक करके बात कर चुके हैं, ठीक है। और हमने इन सारी व्यवस्थाओं को हमने पढ़ लिया और आपका देख लिया एक एक करके, ठीक। और हमने इनकी बात भी की, ये व्यवस्था किस प्रकार की है, कैसे आपके चल रही हैं, ठीक है। दहेली वाली कहानी क्या है, दहेली वहेली का पूरा हमने पिन्नट इन सब चीजों को आपका देख लिया। एक अनूठा संगम है, इनको हमने आपका देखने का, जानने का प्रयास किया। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी प्रकार का? और एक बार आप आगे बढ़ जाए। देखिए, अब एक विचित्र देश, एक विचित्र देश है, उसको हम देखें। 440 के दशक, किसकी बात कर रहे हैं हम? जो 440 का जो आपका दशक है उसकी बात कर रहे हैं। अब्दुल रजाक यात्री जो है, वृतांत सेवाओं और अभिबोध की एक रोमांचक तिथि है, जो एक और आपका केरल में कालीकट के अनुभव और बंदरगाह पर जो हम प्रशंसनीय नहीं मानते हैं, जहां लोग बस जिस मैं कल्पना में है इन लोगों में उसका विचित्र बना दिया है। कालांतर में हमने अपनी भारतीय यात्रा के दौरान मंगलोर आया और उन्होंने पश्चिमी घाट को पार किया और वहां के एक मंदिर को देखा, उसकी प्रशंसा भर की। मंगलोर ने 9 मील की दूरी पर मैंने पूजा स्थल को देखा, विश्व का अतुलनीय था, वर्गीकृत था, प्रत्येक भुजा 10 गज और 5 गज चौड़ी थी। वहां दूसरे 4 मंडप पूरी तरह से ढले हुए, ढसवे हुए, इस आकार के आपके रूप में हमने इसको देखा है और आपका बात की है, ठीक है। वर्नियर और आप विकसित पूर्व, वर्नियर और आप पूर्व विकसित देख रहे हैं। इब्न बतूता ने हर उस चीज का वर्णन करने का निश्चय किया है जिसमें अनूठेपन के कारण प्रभाव और उत्साह है। बर्नियर एक बुद्धिजीवी परंपरा से संबंधित है। उसने भारत में जो भी देखा है वह उसकी सामान्य रूप से यूरोप और विशेष रूप से फ्रांस से प्राप्त स्थितियों की तुलना और आग्रह है, ठीक। विशेष रूप से वह अवसादकारी पाया जाता है और निर्मित बुद्धिजीवी को प्रभावित करने और सुनिश्चित किया जाता है वे ऐसे निर्णय ले सकते हैं जिन्हें वो सही मानते हैं। बर्नियर के में ट्रैवल इन मुगल एम्पायर में आने वाले गहन प्रशिक्षण, आलोचनात्मक दृष्टि तथा गहन चिंतन का उल्लेखनीय है। उसके वृत्तांत में की गई चर्चा मुगलों के इतिहास को एक वैश्विक ढांचे में स्थापित करने का प्रयास किया। वह निरंतर मुगल कालीन भारत में तुलना कालीन यूरोप से कर रहा है। सामान्यतः यूरोप की श्रेष्ठता को रेखांकित करते हुए उस भारत का चित्रण द्विपदवित नमूने के आधार पर है जहां भारत के प्रतिलोमों के रूप में देखा गया है। फिर भी यूरोप का विपरीत जैसे कुछ इतिहासकार परिभाषित करते हैं कि उन्हें जो विभिन्नता महसूस की है उनके पद क्रम के अनुसार क्रमबद्ध है और उनमें कुछ दुनिया की कुछ निम्न कोटि का ये सारी चीजें हमको प्रतीत होते हैं, हमको। 6.1 भूमि का स्वामित्व के प्रदान। बर्नियर के अनुसार भारत और यूरोप के बीच मूल
विभिन्नताओं में एक भारत का निजी भू स्वामित्व का अभाव था। उनकी निजी भू स्वामित्व के गुणों में दृढ़ विश्वास था। उसने भूमि पर राजकीय स्वामित्व को राजकीय और उसके निवासी और दोनों के लिए ही हानिकारक माना। उसने लगाया कि मुगल साम्राज्य में सम्राट सारी भूस्वामी का स्वामी है और इसे अमीरों के बीच बांटता है और इसकी अर्थव्यवस्था और समाज के लिए अनर्थकारी परिणाम हो सकते हैं। इससे वो आबोध बर्नियर तक ही सीमित नहीं था, बल्कि 16वीं और 17वीं शताब्दी के अधिकांश यात्रियों के वृतांतों में ये सारी चीज हमको देखने के लिए मिलती है। बहुत सारे वृतांत हैं जो हमें वहां तक कि इन सब में आपका देखने के लिए हमको मिलता है और वो सारे वृतांतों को हमने देखा। राजकीय भूस्वामी कारण वर्नियर तर्क देते हैं कि मूलाधार अपने बच्चों का भूमि नहीं दे सकते। वे उत्पादन के स्तर को बनाए रखते हैं और उन्हें बढ़ोतरी करने के लिए दूसरी में निवेश और उसके प्रति उदासीन है। तो इन सब चीजों को हम लोग इसमें आपका देखेंगे कि किस प्रकार से है और कैसा कैसा है, किस प्रकार, ये थोड़ा सा आप इसमें देख लीजिए। तो भूस्वामी का वर्नियर, इन सब चीजों के बारे में हम देखते हैं, ठीक है। और आप इनको बहुत अच्छे से देख सकते हैं, बात कर सकते हैं कि किस किस प्रकार से ये ऐसा है। क्लियर है? आगे बढ़े। पोस्टल नामक एक डच यात्री ने 17वीं शताब्दी में आरंभिक दशकों में उपमहाद्वीप की यात्रा की। बर्नियर की तरह से वह लोगों में व्यापक और गरीबी देखकर अभिरुचित था। इतनी अधिक दुखी के रहते हैं इन जीवन को मात्र निहित अभाव से ही घर और कोष्ठ की आपकी दुर्बलता के अवसर के रूप में चित्रित था। वह ठीक उस प्रकार से ही वर्णित करते थे जैसे उसके लिए उत्तरदायी ठहराए हों। कृषकों को इतने अधिक निचोड़ा जाता था कि पेट भरने के लिए उनके पास सूखी रोटी ही मुश्किल से बचती थी। यानी कि उनके पास जो आपकी सूखी रोटी है वो आपका मुश्किल से ही बचे, ये दिखाई देती है। इस प्रकार निजी स्वामित्व के अभाव और बेहतर भूतर वर्गों में, जैसा कि पश्चिमी यूरोप को रोका भूमि का रखरखाव, बेहतर के प्रति सजग और चलते किसी के समान रूप से विनाश और किसानों का आसीन उत्पीड़न, समाज के सभी वर्गों का जीवित स्तर अनानुपात की स्थिति सिवाय इन वर्ग। गरीब किसान को हम लोग देखते हैं कि भाई गरीब किसान क्या, वर्नियर द्वारा ग्रामीण आंचलों में कृषकों को विषय में वर्गीकृत और उद्धृत किया है। हिंदुस्तान के साम्राज्य में विशाल ग्रामीण आंचलों में कई केवल रेतीली भूमि या बंजर भूमि है। यहाँ की खेती अच्छी नहीं है और इन इलाकों में आबादी भी कम है। यहाँ तक कि कृषि योग्य भूमि में एक बड़ा हिस्सा भी श्रमिकों के अभाव में कृषि विहीन रह जाता था। इनमें से श्रमिक गवर्नरों द्वारा दिए गए बुरे व्यवहार का फलस्वरूप माने जाते हैं। लोग जब आपके लोभी और स्वार्थी को मांग पूरा करने में असमर्थ हो जाते हैं तो उन्हें न केवल जीवित निर्वाहन के संदर्भ में वंचित रख दिया जाता है, बल्कि अपने बच्चों को भी हाथ से धोना पड़ता है और दास बनाकर लिया जाता है। इस प्रकार ऐसा होता है कि अत्यंत निरंकुशता के हासियत को किसान के छोड़कर चले जाते हैं। इस उदाहरण में वर्नियर राज्य और समाज के प्रचलित यूरोप के तत्कालीन विवाद में हुआ। उनका प्रयास है कि मुगल कालीन भारत में संबंधित उनका वितरण लोगों के लिए एक चेतावनी का कार्य करेगा जो निजी स्वामित्व और अच्छाइयों को आपका स्वीकार नहीं करता। कह रहा है ये बहुत सारी बुराई हैं, अच्छाई हैं जो इनको आपका स्वीकार नहीं करता। क्लियर है ये आपको? अब देखिए, हो गया। आगे बढ़े। 19वीं शताब्दी में
चित्रों ने अपरिवर्तित ग्रामीण समाज की धारणा को दृढ़ किया। इसी विस्तार में बर्नियर समाज के दरिद्र लोगों के समरूप जनसमूह से बना वर्णित किया, जो एक बहुत अमीर तथा शक्तिशाली शासक वर्ग और अल्पसंख्यक थे के अधीन बनाया गया। गरीबों में सबसे अमीर और सबसे अमीर व्यक्ति के बीच नामांक कोई सामाजिक समूह बना और वर्ग नहीं था। बर्नियर बहुत विश्वास से कहता था कि भारत के मध्य स्थिति लोगों की नहीं है, जो स्थिति है वो लोगों की नहीं है। तो बर्नियर ने मुगल साम्राज्य को इस रूप में देखा और इसका राजा भिखारियों और क्रूर लोगों का राजा है। इसके शहर और नाग विध्वंस हैं और खराब हवा है और दूषित है। इसे झाड़ीदार तथा घातक दल से भरे हुए इस मात्र एक कारण था जो राज्य के भूस्वामी है। आश्चर्य की बात यह है कि एक भी सरकारी मुगल दस्तावेज यह इंगित नहीं करता कि राज्य की भूमि एकमात्र स्वामी था। 16वीं शताब्दी में अकबर के काल में सरकारी इतिहासकार अबुल फजल भूमि के राजस्व को राजकीय पारिश्रमिक बताया है, तो राजा द्वारा अपनी प्रजा को सुरक्षा प्रदान करने वाला गरीब प्रेरित बताया है, न कि भूस्वामित भूमि। ऐसा संभव है कि यूरोपीय यात्री मांगों को लगान और क्योंकि भूमि का राजस्व अक्सर बहुत अधिक होती है और असफल है, ना तो लगान है और ना ही भूमि बल्कि उपज लगान वाला था। और इनमें अध्याय 8 में हम इसको बहुत अच्छे से आपका देख सकते हैं। बर्नियर वितरणों ने 18वीं शताब्दी के पश्चिम में विचारकों को प्रभावित किया और उदाहरण के लिए फ्रांसीसी दार्शनिक मेंट्यू ने उसके वृत्तांत का प्रयोग किया और निरंकुशवाद के सिद्धांत को विकसित किया। जो निरंकुशवाद का सिद्धांत है वो आपका विकसित किया। क्लियर है? जो निरंकुशवाद का सिद्धांत है वो आपका उन्होंने विकसित किया। ठीक, जिनके अनुसार एशिया शासक अपनी प्रजा के अनुसार निबंध रूप से उपभोग करते हैं, जिसे दास्ता और गरीबी की स्थितियों में रखा जाता है। तर्क के आधार पर सारी भूमियां राजा के स्वामित्व में होता है, निजी संपत्ति अस्तित्व में रहती है। इसी दृष्टिकोण के अनुसार राजा और उसके अमीर वर्ग को छोड़कर प्रत्येक व्यक्ति मुश्किल से गुजर बसर कर पाते हैं। वैसे बड़ा हार्ड है कि वो गुजर बसर कर पाते। 19वीं शताब्दी में कार्ल मार्क्स ने इस विचार पर एशियाई उत्पादन शैली के सिद्धांत के रूप में आगे बढ़ाया और उसने यह तर्क दिया कि भारत उपनिवेशवाद में पहले अधिशेष का अधिग्रहण कर राज्य के द्वारा होता है। ऐसे समाज का उद्भव जो कि बड़ी संख्या में स्वायत्त और आंतरिक रूप से सामंतवादी ग्रामीण समुदाय का बना है। ग्रामीण समुदाय पर राज्य के दबाव का नियंत्रण होता है जब तक अधिशेष की आपूर्ति निर्बाध रूप से जारी रहती है। इनकी स्वायत्तता सम्मान से किया जाता है और एक निष्क्रिय जो प्रणाली है वो आपकी मानी जाती है। कैसा है? जो एक निष्क्रिय प्रणाली है वो हम इसकी मानते हैं। तो अलग अलग तरीकों से आपने देखा है कि कैसे इसमें हमने घातक दल, सरकारी मुगल दस्तावेज, अबुल फजल के द्वारा लिखी गई भूमि का राजस्व उल्लेख और कितनी उपज हो रही है, कितनी उपज का भाग देना है, इन सब चीजों का विवरण हमको मिलता है। और वर्नियर का जो उदाहरण है उसमें 18वीं शताब्दी में उन्होंने भी इनके बारे में वृत्तांत में लिखा है कि राजा अपनी प्रजा को पर निर्बाध प्रभुत्व का उपभोग करता था। दास्ता, गरीबी, यह स्थिति, भूस्वामी, राजस्व, दृष्टिकोण, अमीर छोटे वर्ग, ये सब हमको दिखाई देते हैं और ये सारे वर्ग इसमें आपका सम्मिलित। क्लियर है? हो गया? चलिए, परंतु जैसा ही हमने देखा है कि ग्रामीण समाज का यह चित्रण सच्चाई से बहुत दूर है और 16वीं और 17वीं शताब्दी में ग्रामीण समाज का चित्रित रूप से बड़े पैमाने पर सामाजिक और आर्थिक भेदभाव था। एक दूसरे पर बड़े पैमाने के जमींदार
उच्च अधिकारी का उपभोग, एक दूसरे के साथ अस्पृश्यता, भूमिहीन, बालहार दोनों के बीच का बड़ा हिस्सा किसान थे और श्रम के रूप में उपयोग था और माल उत्पादन संलग्न थे। कैसा था? जो माल उत्पादन थे वो आपका संलग्न। साथ ही अपेक्षाकृत छोटे किसान भी थे जो मुश्किल से निर्यात लायक उत्पादन करते थे। तो अलग अलग रूप, अलग अलग तरीके, इन सारी चीजों को हम लोग एक अधिक जटिल सामाजिक सच्चाई। मुगल साम्राज्य को निरंकुश रूप में देने की मान्यता स्पष्ट है कि लेकिन उनके वितरण विभिन्न अधिकांशिक जटिल सामाजिक सच्चाई के ओर इशारा करते हैं। उदाहरण के लिए वह कहते हैं कि शिल्पकारों के आसपास उत्पादकों को बेहतर बनाने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं, क्योंकि मुनाफे का अधिग्रहण राज्य के द्वारा लिया जाता है। इसलिए उत्पादन की हर जगह पतनोन्मुख है और साथ ही यह भी मानते हैं कि पूरे से बड़ी बहुमूल्य धातु है और उत्पादन का सोने और चांदी के बदले निर्यात होता है। एक समृद्ध व्यापार है जो लंबी दूरी के विनिमय और संलग्न है और इनके अस्तित्व और सह अस्तित्व को हम लोग गौर करके बात करते हैं कि किस किस तरह से ये सारी चीजें हैं। एक विभिन्न सामाजिक आर्थिक परिदृश्य। बर्नियर का वृत्तांत से इस उदाहरण पे पढ़िए कि शिल्प उत्पादन में होने वाले विवरण में दिए गए हैं। यह ध्यान देना आवश्यक है कि इस देश में विस्तृत भूभाग का अधिकांश भाग अत्यधिक उपज है। उदाहरण के लिए बंगाल का विशाल साम्राज्य मिस्र से न केवल चावल, मकई और जीवन की अन्य अवस्थाओं का उत्पादन है, बल्कि उनमें अनियमित वाणिज्यिक वस्तुओं के संदर्भ है जो मिस्र में उगाई नहीं जाती थी, जैसे रेशम, कपड़ा, रेशम हो गया, कपास, नील कहीं आगे। तो रेशम है, कपास और नील कहीं आगे। भारत में कई ऐसे भाग भी हैं जहां जनसंख्या पर्याप्त है और भूमि खेती की अच्छी होती है और एक विशाल, हालांकि मूल रूप से असली आवश्यकता है किसी अन्य कारण की, और उनके गलीचों, जरी, कसीदार कढ़ाइयां, सोने चांदी के वस्त्र और विभिन्न प्रकार के रेशम, सूती वस्त्र का प्रयोग विदेशी निर्यात किए जाते थे। वे निर्माण कार्य में बाधा हो सकते थे। तो इस तरीके से भारत का डिजाइन और भारत की संस्कृति परंपरा विदेशों को अपनी तरफ आकर्षित और खींचती कर ले आई है, ठीक, और उसको हमने देखा है। तो चलिए फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के हम इस लेक्चर में इतना ही करेंगे। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आप एक बार रिवीजन करिए और पढ़िए कि किस तरह से की राजस्व